नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूँ। लीजिए सुनिए मेरी कहानी भगवान की भूल का पहला भाग। माँ ने बताया था कि जब मैं गर्भ में 3 माह की थी तभी पापा की करीब 5 वर्ष पुरानी नौकरी चली गई थी। वे एक सरकारी विभाग में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी थे। लखनऊ में किराए का एक कमरा लेकर रहते थे। घर में माँ बाप भाई बहन सभी थे, लेकिन उन्होंने सभी से रिश्ते खत्म कर लिए थे, ससुराल से भी। माँ ने इसके पीछे जो कारण बताया था, देखा जाए तो उसका कोई मतलब ही नहीं था, बिल्कुल निराधार था। माँ अंतिम सांस तक यही मानती रही कि उसकी अतिशय सुंदरता ही उसकी सारी खुशियों की जीवन भर दुश्मन बनी रही। वह आज होती तो मैंने अब तक जितनी भी कठिनाइयाँ, मान अपमान झेले, वह सारी बातें खोलकर उन्हें बताती समझाती कि तुम अपने मन से यह भ्रम निकाल दो कि तुम अतिशय सुंदर थी। तुम पर नजर पड़ते ही देखने वाला ठगा सा ठहर जाता था, और यह खूबसूरती तुम्हारी दुश्मन थी। मुझे देखो, मैं तो तुम्हारे विपरीत अतिशय बदसूरत हूँ। मुझे बस तुम्हारा दुधिया गोरा रंग ही मिला है। बाकी रही बदसूरती तो वह तो दुनिया भर की मिल गई है। फिर मुझे वो संभालने से लेकर प्रौढ़ावस्था करीब करीब पूरा करने के बाद भी अब तक खुशी नाम की चीज़ मिली ही नहीं। तुम नाहक ही अपनी सुंदरता को जीवन भर कोसती रही। असल में कई बार हम हालात के आगे विवश हो जाते हैं, या तो हम समझौता कर उसके आगे समर्पण कर देते हैं, जहाँ वो ले जाए वहाँ चलते चले जाते हैं, या फिर एकदम अड़ जाते हैं, अपनी क्षमताओं से कहीं ज़्यादा बड़ा मोहरा मोल ले लेते हैं, जिससे अंततः टूटकर बिखर जाते हैं। मैं माँ की हर बात को बार बार याद करती हूँ। तमाम बातों को डायरी में भी खूब लिखती रही। बहुत बाद में मन में यह योजना आई कि अपने परिवार की पूरी कथा सिलसिलेवार लिखूंगी। चित्रा आंटी, मिनीसा मेरे इस निर्णय के पीछे एकमात्र कारण है। दोनों चित्रकार माँ बेटी बरसों बरस से मेरी जिंदगी में कई मोड़ पर अहम रोल अदा करती आ रही हैं। वो मुझे सेलिब्रिटी बनाने की कोशिश बहुत वर्षों से करती आ रही हैं। उन्हीं की सलाह है कि मैं परिवार के बारे में लिख डालूं। यह और उन माँ बेटी द्वारा बनाई गई मेरी न्यूड पेंटिंग्स लोगों के बीच तहलका मचा देंगी। असल में उन दोनों ने मुझे बहुत पहले इस बात का बड़ी गहराई से एहसास कराया था कि मैं इस दुनिया में एक अजूबा हूँ। एक ऐसी अजूबा जो जिधर निकल जाए उस पर लोगों की नज़र पड़े और ठहरे बिना नहीं रह पाएगी। देखा जाए तो सच यही है कि मैं एक अजूबा प्राणी ही तो हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं कि अजूबों पर दुनिया का ध्यान बड़ी जल्दी जाता है, नज़र उस पर ठहर ही जाती है। इसलिए मुझे आज भी यकीन है कि चित्रा आंटी और मिनीसा की बात एक दिन वाकई सच होगी। मेरी आप बीती तहलका मचा सकती है। लेखन की बारीकियों से अनजान मैं यही समझ पाई हूँ कि मेरे अब तक के जीवन में जो घटा हुआ है वह सब लिख डालूँ। मैं जैसी अजूबा हूँ, मेरे साथ अब तक जीवन में जैसा वैसा अजूबा ही तो घटता चला आ रहा है। मेरी इस जीवन गाथा के मुख्य पात्र माँ बाप के बाद चित्रा आंटी, उनकी बेटी मिनीसा, डिम्पू, ननकई मौसी, सिन्हा आंटी, उप्रेती एवं दयाल अंकल आदि होंगे। माँ बाप होते तो निश्चित ही डिम्पू को न शामिल करने देते। तब मैं उनको यही समझाती कि माँ, ऐसा कैसे कर सकती हूँ? आखिर अपने ड्राइवर देवेंद्र को कैसे छोड़ सकती हूँ? वही देवेंद्र माँ जिसे तुम डिम्पू डिम्पू कहती हो। मैं यह भी मानती हूँ कि डिम्पू मेरे बीच जो कुछ हुआ, आगे चलकर उसे जानते ही माँ और पापा दोनों ही निश्चित ही मुझे मारते पीटते घर से निकाल देते। जिस डिम्पू को हम लोग नौकर से ज़्यादा कभी कोई तवज्जो नहीं देते थे, वही डिम्पू उनका दामाद बन जाता यदि उसने मुझे धोखा नहीं दिया होता और मैं उसे गुस्से में धुतकार न देती और फिर कभी शादी न करने का प्रण न करती। मैं पूरे यकीन के साथ कहती हूँ कि यह जानते ही माँ मुझे ठीक उसी तरह घर से धक्के देकर बाहर फेंक देती जैसे उन्हें और पापा को उनके सास ससुर ने निकाल दिया था। जबकि पापा ने तो ऐसा कोई काम किया ही नहीं था।
मुझे अच्छी तरह याद है कि माँ को मौका मिलते ही बार बार सास ससुर द्वारा घर से निकाले जाने और मेरे जन्म की घटना बताती थी। माँ की याददाश्त बड़ी अच्छी थी। माँ हर बार एक सी ही बात बताती थी, कभी उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहता था। उन्होंने यही बताया था कि शादी की बात चली तो पापा और उनके परिवार ने उन्हें एक नज़र देखते ही हाँ कर दी थी। यहाँ तक कह दिया था कि माँ के माता पिता से कि यदि आप एक पैसा भी नहीं खर्चा करेंगे तो भी रिश्ता यही करेंगे, कोई दिक्कत है तो पैसा हम लगाने को तैयार हैं। पापा की तरफ से इस उतावलेपन का माँ के परिवार ने खूब फायदा उठाया। इसमें उनके चाचा भी शामिल थे। सब ने एक राय होकर जो कुछ माँ की शादी में करने देने के लिए पहले से तय था उसका अधिकांश हिस्सा रोक लिया, नहीं दिया। मगर माँ की ससुराल वालों ने इस पर भी क्षण भर को ध्यान नहीं दिया। माँ ससुराल पहुंची तो उनकी सुंदरता केवल अपने गांव ही नहीं, आसपास के गांवों में भी चर्चा का विषय बन गई। दादी उनकी सुंदरता, सुघड़ता, उनकी बातों, व्यवहार, शिष्टाचार की चर्चा कर कर के सुन के खुशी के मारे फूली न समाती थी। और रोज ही शाम को वह माँ की नज़र उतारती थी कि किसी की नज़र ना लगे। पापा सहित घर के सारे लोगों का यही हाल था। माँ कहती थी कि पापा पहली रात को और बाद में भी कई दिनों तक रात में जब उनके पास पहुँचते तो लालटेन उनके करीब करके देर तक उनको अपलक ही निहारा करते थे। माँ लजा कर सिर नीचे कर लेती तो अपने दोनों हाथों में उनका चेहरा लेकर यूं धीरे धीरे ऊपर उठाते कि मानो पानी का कोई बुलबुला हाथों में लिए हैं और वह इतना नाजुक है कि हल्की जुम्बिश तो क्या, सांस लेने की आवाज़ से भी फूट जाएगा। वह चेहरा ऊपर करके एकदम अपलक, एकदम निश्वास माँ को देखते। पापा को इस बात की बड़ी कोफ्त थी कि घर में क्या गांव में ही बिजली नहीं है, जबकि माँ सीतापुर शहर में पली बढ़ी थी। हालांकि लाइट का टोटा वहाँ भी था, लेकिन माँ के घर में सुख सुविधा का हर सामान था। मगर उनकी शादी एक गांव में की गई जहाँ माटी, गोबर, लीपना पोतना, कंडा, उपला, खेती किसानी यही सब था। बाबा भी गांव के बहुत बड़े तो नहीं, मगर फिर भी अच्छे खासे खाते पीते संपन्न किसान माने जाते थे। कच्चा पक्का मिलाकर बड़ा मकान था। कच्चे ही सही, मगर करीब करीब 25 बीघे खेती थी। घर में गाय, भैंस, बैल भी लाकर करीब 8-9 जानवर थे। ट्रैक्टर था। माँ बड़ा दुखी होकर बताती थी कि मानो परिवार की इन सारी खुशियों को किसी बाहरी की तो नहीं, हाँ परिवार की ही नज़र लग गई थी। जिन पापा को पहले या खेती किसानी, घर द्वार अच्छा लगता था, वही शादी के 4-6 दिन बाद ही यह सब देख कर चिढ़ने लगे थे। उनको बहुत बुरा लगता था कि दादी किसी के आने पर माँ को बुलाती और उन्हें खड़ा ही रखती, जबकि बाकी लोग तख्त, चारपाई, स्टूल आदि पर बैठते। आने वाला मेहमान यदि माँ को बैठने को कहता तो उन्हें कोने में लंबा घूंघट काट कर पीढ़े पर ही बैठने की इजाज़त थी। इन सब से चिढ़े पापा तब अपना विरोध दर्ज कराना रोक न पाए जब चौथी की रस्म के हफ्ते भर बाद ही माँ से रसोई घर गोबर से लीपने के लिए कह दिया गया। पहले यह काम दादी खुद करती थी, क्योंकि रसोई घर में काम करने वाली जा नहीं सकती थी। उस दिन जब पापा ने देखा कि दादी माँ से गोबर से रसोई लिपवा रही हैं और माँ ने क्योंकि पहले कभी यह सब नहीं किया था तो ठीक से लीप नहीं पा रही थी, हाथ लग रही थी, पसीने से तरबतर थी और दादी पीढ़े पर थोड़ी दूर बैठी माँ को लीपना बता रही थी। जहाँ ठीक से नहीं हुआ था वहाँ दोबारा करवा रही थी। पापा उस समय तो कुछ नहीं बोले थे। रात में माँ की हथेलियों पर उभर आए सुर्ख निशानों को कई बार चूमा था और नाराज होकर कहा था कि मुझसे यह सब देखा नहीं जाएगा। माँ ने तब उन्हें मना किया था कि ससुराल है, घर में तो यह सब होता ही है, अम्मा जी भी तो करती हैं। तब पापा बोले थे, यह तो उनकी आदत है। इस पर माँ ने कहा कि मेरी भी आदत पड़ जाएगी, लेकिन पापा बहस करते रहे। बोले, तुम मेरी बीवी हो, घर की नौकरानी नहीं, मजदूर नहीं कि तुम्हें मेहमानों के सामने ज़मीन पर बैठाया जाए या खड़ा रखा जाए, गोबर लिपवाया जाए, सुबह भोर से लेकर रात तक, देर रात तक काम में पीसा जाए। मुझसे यह सब सहन नहीं होगा।
माँ के लाख कहने पर भी पापा नहीं माने थे, और जब अगले दिन माँ फिर से चौका लीप रही थी, दादी पहले की तरह बता रही थी, तो पापा ठीक उसी वक्त आ गए, मानो वह पहले से ही ताक लगाए बैठे थे। वो कुछ बोलते कि उसके पहले ही दादी बोल पड़ी, का रे तुम एरिया के काम का देखा करत है, अरे घरवे का काम कही रही है, कोनो बाहर के नहीं। दादी का इतना बोलना था कि पापा फट पड़े थे कि वो तो मैं भी देख रहा हूँ कि घर का ही काम कर रही है, लेकिन एकदम मजदूरिन बना दिया है। 10 दिन भी नहीं हुआ है और कोल्हू के बैल की तरह काम ले रही हो, गोबर लिपवा रही हो। दादी अपने सबसे बड़े बेटे से यह अप्रत्याशित बात सुनते ही एकदम सख्ते में आ गई थी। उनके सारे सपने, सारी खुशी, सुंदर बहू पाने का सारा उत्साह ऊपर से गिरे शीशे की तरह छन्ने से टूटकर चूर चूर हो गए थे। माँ यह बताते बताते खुद भी रो पड़ती थी कि पल भर में दादी के अविरल आंसू बहने लगे थे। वह रोती हुई बोली थी, वाह बेटा, 4 दिन भर मेरिया के आए ओ के लिए इतना दर्द, और ई माँ जो बरसों बरस से गोबर माटी पानी लिपाई करती आई, बनाती खिलाती या इसका लायक बनाया कि ऐसी मेहरिया मिल जाए, उसका कोई ख्याल नहीं। इतनी बड़ी तोहमत, इतना बड़ा कलंक लगा दिया। अरे मेरे दूध में ऐसी कौन सी कमी रह गई कि इतना ताना मारते तो हर जुबान ना कापी। माँ ने जब जब यह बताया तब तब आखिर में वह यह जोड़ना न भूलती कि सास के यह आंसू ही पापा और उनके लिए श्राप बन गए, और उन दोनों को संतान सुख नहीं मिला। अब मैं यह भी इसमें आगे जोड़ना चाहती हूँ कि माँ मुझसे कहती भले ही ना थी, लेकिन मन में यह जरूर कहती रही होंगी कि संतान दी तो मेरे जैसी ऐसी अजूबा, जो उन दोनों के लिए असहनीय बोझ रही, असहनीय पीड़ा बनी रही। माँ बहुत भावुक होकर बताती थी कि सास के आंसू देखकर वह तड़प उठी थी। उसने जल्दी से गोबर सने अपने हाथ धोए और सास को समझाने लगी। पापा को वहाँ से तुरंत हट जाने को भी कहा, लेकिन तब तक बातें सुनकर बाबा भी आदम के। दादी से सारी बातें सुनते ही वह आग बबूला हो उठे। उन्होंने पापा को नमक हराम से लेकर जितना जद्दोजहद हो सकता था कहना शुरू कर दिया। पापा ने भी जबान दराजी शुरू कर दी थी, जिसने आग में घी का काम किया। माँ, बाबा, दादी सबके रो रो कर हाथ जोड़ जोड़ कर विनती करती रही कि शांत हो जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है, न जाने ऐसा क्या हुआ कि ऐसी गलती कर बैठे। मैं इतना बोल ही पाई थी कि पापा फिर भी दक उठे, मैंने कोई गलती नहीं की। फिर तो बाबा का गुस्से 7वें आसमान पर था, फिर तो बाबा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने तुरंत अपना आदेश सुनाते हुए कहा, आज से तुम अपना चूल्हा अलग करो, तुम्हें परिवार के बाकी लोगों से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं रहा अब तुम्हारा बाकी लोगों से। घर के बाकी सारे सदस्य, माँ की नंदे, देवर आदि सब आ चुके थे, जिन पापा को कभी किसी ने बाबा से तेज आवाज में बात करते भी नहीं सुना था। आज उन्हीं को उनसे इस तरह बिना हिचक लड़ते देखकर सभी सकते में थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। दादी भी कुछ कुछ बुदबुदाती अपनी किस्मत को कोसती रोए जा रही थी। माँ बड़ी गहरी सांस लेकर कहती कि बाबा का आदेश सुनने के बाद पापा नम्र पड़ने के बजाय और बहक गए। उन्होंने छूटते ही कह दिया कि जिस घर में परिवार के सदस्य और मजदूर के बीच कोई फर्क ही नहीं, वहाँ मुझे रहना ही नहीं। फिर तो बाबा ने अपना आखिरी महाविस्फोट किया था। साफ कहा था कि ठीक है बेटा, इतनी शान है तो देरी से अगर कदम निकालना तो जीवन में कभी मुंह मत दिखाना, हम भी देखेंगे कि कितनी शान, कितनी ऐंठन तुम में। माँ जब जब अपनी यह बात पूरी करती थी तो आखिर में कभी मेरा हाथ पकड़ कर या कभी कंधे पर हल्के से थपथपा कर कहती, बस तनु, यही वह क्षण थे जब हमारी खुशियों को हमेशा के लिए ग्रहण लग गया। माँ सच ही कहती थी। जीवन भर मैंने उसे कभी हंसते खिलखिलाते नहीं देखा था। गाहे बगाहे कभी हंसी भी तो वह हंसी भी हमेशा खोखली एवं नकली ही दिखी। हर हंसी के पीछे मैं माँ के आंसू देखती थी। और पापा का भी यही हाल था। मैं पापा माँ के जीवन के उस दिन को उनके जीवन का सबसे मनहूस दिन मानती हूँ, जिसकी काली छाया ने मेरे जीवन को भी अंधकारमय बनाया है। वह इतना काला दिन था कि एक बाप की डांट को
बेटा बर्दाश्त नहीं कर सका। वह अपने आवेश पर काबू न कर सका और त्याग दिया सभी को। कुछ ही दिन पहले आई पत्नी के लिए इतना बड़ा फैसला ले लिया। वह पत्नी भी हाथ जोड़ती रही लेकिन नहीं माने। माँ कहती थी कि तुम्हारे पापा से मैंने लाख मिन्नत की, हाथ पैर जोड़े, लेकिन वह ऐसा मनहूस क्षण था कि वह नहीं माने। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि तुम्हें ज़्यादा वो हो तो तुम यहीं रहो, मुझसे संबंध खत्म, मैं नहीं रहूँगा यहाँ, किसी भी सूरत में नहीं। फिर शाम होते होते वह माँ और 2 सूटकेस में कपड़े वगैरह लेकर लखनऊ चले आए थे। नाना नानी के घर भी कोई सूचना नहीं दी थी। 2 दिन बाद जब नाना को पता चला तो वो नानी मामा को लेकर दौड़े भागे लखनऊ आए थे, मगर उनकी भी सारी कोशिश नाकाम रही। वो यहाँ अपने एक रिश्तेदार के यहाँ रुक कर कई दिन पापा को समझाते रहे, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए थे। जिस किराए के कमरे में पापा माँ को लेकर रहने आए थे वह इतना बड़ा था ही नहीं कि उसमें मियाँ बीवी के अलावा तीसरा कोई रह पाता। आखिर थके हारे नाना जाते जाते माँ को कुछ रुपए दे गए थे। उन्हें जल्दी ही सब ठीक हो जाने की उम्मीद थी। उनको और बाकी सबको यह पक्का यकीन था कि जब गुस्सा कम होगा तो बाप बेटे एक हो जाएंगे। ऐसा ना होने पर नाना के सपनों पर भी तो पानी पड़ रहा था। उन्होंने अपनी लड़की एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को नहीं बल्कि एक अच्छे खासे संपन्न खुशहाल परिवार, किसान परिवार के सदस्य को ब्याही थी। माँ इस घटना के लिए सारा दोष केवल अपनी सुंदरता को हमेशा देती रही। बार बार यही कहती थी कि न मैं इतनी सुंदर होती और ना ही तुम्हारे पापा मेरी सुंदरता के दीवाने हो ऐसा गलत कदम उठाते कि माँ बाप भाई बहन ससुराल सबसे हमेशा के लिए नाता खत्म कर लेते और ना ही पापा के भाई इसका गलत फायदा उठाते। दोनों नंदों की शादी हो गई लेकिन पापा को भनक तक न लगने दी गई। साजिशन नाना के यहाँ से भी दुश्मनी जैसी स्थिति पैदा कर दी गई और आगे चलकर बाबा के कान भर भर कर सारी चल अचल संपत्ति से ही पापा को बेदखल कर दिया गया। माँ फिर भी इसके लिए जीवन भर अपनी सुंदरता को ही दोषी ठहराती रही। उन्होंने यह भी बताया था कि आने के बाद यदि पापा शांत हो जाते, बाबा दादी सबसे माफ़ी मांग लेते तो चुटकी में सब ठीक हो जाता। बाबा दादी मन के बड़े खरे और दिल के सच्चे थे। वह पापा की इस हरकत को छड़ी को उत्तेजना में उठाया गया कदम मानकर पल भर में माफ़ कर देते, लेकिन पापा तो उनके सौंदर्य के आगे कुछ ऐसे चुंदियाए हुए थे कि जीवन यापन का एकमात्र सहारा अपनी टेम्परेरी नौकरी के साथ भी खिलवाड़ कर बैठे थे। और तब माँ भी बिफर पड़ी थी और आत्महत्या की धमकी दे दी थी। उस धमकी का असर यह हुआ कि उसके बाद पापा कुछ भी करते लेकिन नौकरी के साथ चांस नहीं लेते, मगर उनके अगले और फैसलों ने काम ने उन्हें और परेशान ही किया। माँ इन बातों को बताते बताते कई बार भावुक भी होती और कई बार जैसे रोमांचित भी। यह बात माँ ने न जाने कितनी बार बताई कि लखनऊ आए 10 दिन भी न बीता था कि एक रात वह उनके सौंदर्य में खोए हुए बोले कि जब तक नौकरी स्थायी नहीं होगी तब तक बच्चे नहीं पैदा करेंगे। उस समय तो वह कुछ नहीं बोली, लेकिन जब एक दिन बाद ही वह उन्हें फैमिली प्लानिंग के लिए एक हॉस्पिटल लेकर जाने लगे तब उन्होंने मना किया। देखो, इतनी जल्दबाजी मत करो। लोग कहते हैं कि शुरू में ही यह सब करने से फिर आगे कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे पैदा ही नहीं होते। लेकिन तब पिताजी ने उन्हें सड़क पर ऐसा तरेरा, इस तरह इतना तेज घुड़का कि माँ सहम कर रह गई और पिताजी अपने मन की करवा कर लौटे। हालांकि हॉस्पिटल से लौटने के बाद कई दिन माँ को जो पीड़ा तकलीफ रही उससे पिताजी बहुत परेशान और आतंकित से रहे। इसके बाद फिर नौकरी के नियमित होने के इंतज़ार में 2 साल बीत गए। 2 साल बाद पापा माँ की यह बात मान गए कि बच्चा होने दो, शायद उसकी किस्मत से ही हमारे दिन बहु रहे। इस बीच पापा ने 3 मकान बदले क्योंकि उन्हें हर बार यही शक सताया रहता था कि मकान मालिक माँ को देखते हैं, गंदी नज़र डालते हैं और माँ इस सबसे होने वाली परेशानियों अनावश्यक खर्चों के लिए अपनी सुंदरता को कोसती रहती।
भगवान से मिले एक तरह से अनुपम वरदान को कोसती थी। अब मेरी बड़ी इच्छा होती है कि मैं यह सारी बातें अब माँ के सामने बैठकर करती। कहती कि तुम्हारी और पापा की यह जो सोच थी गलत थी, जिसके चलते तुम दोनों एक निरर्थक अतिरिक्त तनाव लिए जीवन भर परेशान रहे। लेकिन मुझे अफसोस है कि जब दोनों थे तब इतनी समझ नहीं थी। इतना ही नहीं, तब तो माँ की बातों से बोर हो जाती थी। अब जब इन विषयों के लिए सोच के स्तर पर परिपक्व हुई हूँ तो वह दोनों ही नहीं है। कहाँ पाऊँ उन्हें? इतनी जल्दी छोड़कर चल दिए ईश्वर के पास। मेरी 26-27 की उम्र थी जब पापा एवं मात्र 9 महीने के बाद ही माँ भी चली गई। मेरे आगे पीछे कोई नहीं। मगर मैं फिर भी यह नहीं कहूँगी कि मेरी शारीरिक स्थिति मेरे लिए एक समस्या थी और है। मैं यही कहूँगी कि मेरा शरीर जैसा भी है वही मेरे काम आता चला आ रहा है। चित्रा आंटी, मिनिषा मेरे इसी शरीर को देखकर ही तो मुझे बरसों से सेलिब्रिटी बनाने की कोशिश करती आ रही हैं। इन्हीं सब के चलते मैं माँ की तरह यह नहीं कहूँगी कि मेरा शरीर मेरी सारी समस्याओं की जड़ है। जब थी तब मैंने यह सब माँ से कुछ कुछ कहना शुरू ही किया था। पापा ने मुझसे कभी सीधे मुंह बात की हो यह मुझे ध्यान नहीं आता। पता नहीं यह सच है कि नहीं कि मैंने उनकी आंखों में अपने लिए हमेशा एक अजीब तरह की घृणा, नफरत, उदासी ही देखी। मानो मैं ही उनके सारे दुखों के एकमात्र कारण थी। मुझे पापा को समझने का मौका नहीं मिला। माँ जैसा बताती थी उस हिसाब से तो मेरा जन्म ही उन दोनों के लिए एक पीड़ादायी घटना थी। जब माँ बताती थी तब दुनियावी बातों की इतनी समझ नहीं थी। उस वक्त सारी बातें मेरे लिए किसी कहानी से ज़्यादा नहीं थी। मगर जब यह समझ बन पाई है तो उनकी बातें याद कर मन रोता है। माता पिता होते तो शायद मेरी हालत का अंदाज़ा लगा सकते। मैं खुद रोती हूँ, खुद ही अपने को चुप भी कराती हूँ, खुद ही अपने आंसू बहाती हूँ और अपने हाथों खुद ही पोंछती भी हूँ। मेरे जन्म की कहानी जो माँ ने बताई थी वह मुझे बहुत रुलाती है। माँ ने बताया था कि मेरे गर्भ में आने के तीसरे ही महीने बाद जब नौकरी चलेगी तो पापा उस दिन उनका एबॉर्शन कराने की जिद कर बैठे थे। उनसे खूब झगड़ा तक किया। प्रेगनेंसी के बावजूद माँ 2 दिन तक इस झगड़े के कारण भूखी तड़पती रही थी। तब मैं मासूम निरीह जान माँ के पेट में इन सब से अनजान थी। महाभारत के अभिमन्यु जैसी क्षमता नहीं थी कि यह सब गर्भ में ही समझती और जन्म के बाद भी याद रखती। टेम्परेरी नौकरी भी चली जाने से पापा एकदम असहाय, विवश हो अपना आपा खो बैठे थे। घर ससुराल दोनों जगह से सारे संबंध खत्म होने के कारण वह अपनी असहाय स्थिति के कारण भयभीत हो उठे थे। मगर इस हाल में भी उनका गुस्सा, नफरत कम न हुई थी। अतः माँ को इस हालत में भी मायके भेजने को तैयार नहीं हुए। इतने जिद्दी थे कि बोल दिया मजदूरी कर लेंगे, कुछ नहीं बन पड़ेगा तो दोनों आत्महत्या कर लेंगे, मगर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। फिर वह आए दिन माँ को ताना मारते कि बच्चा होने दो, शायद उसी की किस्मत से दिन बहुरे। कितने अच्छे दिन बहुरे। जो 2 जून की रोटी चलाने लायक नौकरी थी वह भी चलेगी। अभी पेट में है तब यह किस्मत है, पैदा होगा तो न जाने क्या कराएगा। फिर यह किसके जब तक वह घर में रहते तब तक होती थी। नौकरी छूटने के बाद मकान मालिकिन ने किसी तरह महीने भर खाना पीना चलाया था। माँ बताती थी कि वह बड़ी भली महिला थी। माँ पेट से है या देखकर वह अपने पति से छिपाकर माँ की मदद करती थी। खाने पीने की तमाम चीज़ें माँ को किसी न किसी बहाने देती रहती थी कि बच्चे को नुकसान ना हो। पापा ने मकान मालिक की मदद से गणेशगंज में किसी दुकान में नौकरी कर ली, मगर पापा के अक्कड़ स्वभाव ने उन्हें वहाँ भी 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रुकने दिया। तब माँ घबरा उठी थी। इस बीच मकान का किराया देने की बात सामने आ गई। मकान मालिक इसमें कोई रियायत करना नहीं चाहता था। उसकी जित बातचीत के तरीके का पापा ने दूसरा ही अर्थ निकाला और अपने ऑफिस के समय के एक मित्र जो कि पैतृक संपत्ति के चलते बड़े धनाढ़ थे, उनके मकान में रहने
लखनऊ शहर छोड़कर मोहनलालगंज कस्बे में चले गए। जिन पापा ने माँ बाप से घूंघट काम धाम के चलते लड़ भिड़ कर सबसे सारे संबंधी खत्म कर लिए थे, उन्होंने ही माँ से अपने इस मित्र के सामने घूंघट में ही रहने, सामने न पड़ने की सख्त हिदायत दे दी थी, जबकि वह दोस्त पापा से मात्र 7-8 साल ही बड़े थे। माँ पापा के इस फैसले से अचंभित थी। हालांकि माँ पापा के इस निर्णय के लिए यही कहती थी कि अपने मित्र को सम्मान की दृष्टि से देखने के कारण उन्होंने ऐसा किया था। माँ होती तब मैं उनसे साफ कहती कि नहीं, ऐसा नहीं था माँ, उन्होंने अपनी मनोवृत्ति के चलते ऐसा किया था। वो नहीं चाहते थे कि उनके वह मित्र तुमको देख पाए। पापा एक अजीब तरह के भय का शिकार थे माँ कई बार उस कस्बे मोहनलालगंज के बस स्टेशन के करीब की वह दुकान भी मुझे दिखा लाई थी, जहाँ पापा ने उन्हीं मित्र के सहयोग से दुकान चलाई थी, जिससे गुजर बसर हो रहा था। माँ से उनकी चर्चा बराबर बड़ी होने पर भी सुनती रही थी। यह बात तो जस की तस आज भी याद है कि जब मेरे जन्म का वक्त आया, माँ को लेबर पेन शुरू हुआ तो उनकी ही जीप से उन्हें जिला अस्पताल तक पहुंचाया गया था। रात 10 बजे सोते से उन्हें उठाया गया था। उनकी पत्नी भी साथ हो ली थी। पैसे की जबरदस्त तंगी के चलते किसी बढ़िया प्राइवेट नर्सिंग होम का कार्ड पापा नहीं बनवा पाए थे। जिला हॉस्पिटल में माँ की हालत बिगड़ रही थी और रात होने के कारण स्टाफ लापरवाही में सुस्त पड़ा था। तब पापा के उन्हीं मित्र ने अपने स्थानीय होने के प्रभाव का प्रयोग कर सबको झंझोड़ कर रख दिया था। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के समय जो लीवर पेन हो रहा था, वह डॉक्टर के आने के पहले ही अचानक ठीक हो गया। डॉक्टर ने कहा कुछ खास बात नहीं है, चाहे तो घर ले जा सकते हैं। सब घर आ गए, लेकिन अगले दिन दोपहर तक फिर जाना पड़ा। फिर उन्हीं मित्र की जीप और ड्राइवर काम आए, जो इसी अंदेशे में गाड़ी छोड़ गए थे, ऑफिस बस से चले गए थे। शाम 4 बजे नॉर्मल डिलीवरी से मेरा जन्म हुआ। माँ की यह बात आज भी मुझे पीड़ा देती है कि मेरे लड़की होने पर माँ का भी मन खट्टा हो गया था और पापा ने मेरी एकदम कमज़ोर नाजुक हालत के बावजूद एकदम उत्साहहीन होकर कहा था कि बहुत कह रही थी ना, लो बहुर गए दिन, कितना अच्छा हुआ। और बेहद उदास चेहरा लिए बाहर चले गए थे। मगर 2 मिनट बाद ही वह एकदम खुशी से उछलते कूदते अंदर आए। माँ का हाथ चूमते हुए बोले, हमारी बिटिया वाकई भाग्यशाली है शुभांगी, हमारे दिन बहुर आए, हमें दोबारा नौकरी मिल गई है, वह भी स्थायी। और फिर दोनों खुशी के मारे रो पड़े थे। पापा के वही मित्र यह सूचना देने के लिए समय से पहले ही ऑफिस से चले आए थे। उन्होंने ही बताया कि लंबे समय से टेम्परेरी कार्य करने वाले कुछ लोगों को स्थायी नौकरी दी गई है, उनमें पापा भी हैं। वह ऑर्डर की फोटोकॉपी भी ले आए थे। माँ कहती थी कि इस अप्रत्याशित खुशी से वह दोनों इतने खुश थे कि मानो पूरी दुनिया की खुशी उन्हें मिल गई हो। और पापा ने आनंद फानंद में उन्हीं मित्र से एक बड़ी रकम उधार ले ली। पहले जो लोग उन्हें तब 100-200 रुपये भी देने से कतराते थे कि वापस कहाँ से करेंगे, अब उन लोगों की हिचक खत्म हो गई थी और उन्हें उधार मिलते देर न लगी। पापा ने दुकान का सारा सामान एक दूसरे दुकान वाले को पौने दाम में बेचकर कुछ और पैसा इकट्ठा किया। फिर 8-10 दिन में ही लखनऊ आ गए। एक अच्छा मकान किराए पर लेकर रहने लगे। महानगर का वह एरिया आज भी पॉश एरिया में गिना जाता है। इस बदली स्थिति में पापा माँ की ऐसे देखभाल कर रहे थे कि मानो वह छुई मुई का पौधा है जो हल्के स्पर्श से ही मुरझा जाएगा। माँ को काम ना करना पड़े, मेरी देखभाल में कमी ना हो, इसके लिए उन्होंने नौकरानी लगा दी। खाने पीने सुख सुविधा की ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था की। कुछ ही दिन में माँ और मैं सेब जैसे लाल गोल मटोल हो गए। मगर साथ ही यह भी हुआ कि पापा रिश्वतखोरी में आकंठ डूब गए। साहबों को साध कर खूब खाते और खिलाते। घर में खुशी हर कोने में मानो बरस रही थी। पापा मुझे माँ को इतना लाड़ प्यार देते कि देखने वाले दंग रह जाते।
देखते देखते मैं 6-7 महीने की होगी और फिर यहीं से घर की खुशियों पर फिर काली छाया मंडराने लगी। मैं 7 महीने की गोल मटोल हो गई थी, लेकिन मेरी लंबाई 3 महीने के बच्चे से ज़्यादा नहीं थी। 8वें महीने में भी जब मैं बैठ भी नहीं पाई तो मुझे डॉक्टरों को दिखाया गया, मगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला। चिंता की लकीरें अब माँ पापा के माथे पर उभरने लगी थी। पापा ने एक से एक डॉक्टरों को दिखाया, दवाएं चली और मैं 1.5 साल की उम्र में कहीं बैठना शुरू कर पाई। डॉक्टर कुछ साफ नहीं बता पा रहे थे। कुछ बच्चे देर से शुरू करते हैं, यही जवाब मिलता था, मगर लंबाई नहीं बढ़ रही थी, इस पर कोई कुछ नहीं बता पा रहा था। अब पापा खींचने लगे थे। बहुत जल्दी हत्थे से उखड़ जाना उनकी आदत बनती जा रही थी। अब दोनों के बीच एक और बच्चा पैदा करने की बात पर टुन्नो भुन्न होने लगी। माँ चाहती थी कि जल्दी से जल्दी एक और बच्चा पैदा हो, मगर पापा का जवाब कि अभी 2-4 साल नहीं। फिर मैं अपनी कच्छप चाल से होती ग्रोथ और घर में अगले बच्चे को लेकर पापा माँ में होने वाली टुन्न भुन्न के साथ 4 साल की हो गई। मैं 2.5 साल की उम्र में खड़े खड़े चलने में समर्थ हुई थी, मगर लंबाई मेरी 2 साल के बच्चे से ज़्यादा नहीं थी। इस बीच डॉक्टरों के पास भटकते भटकते यह साफ हो गया कि किसी अज्ञात कारणवश मैं बौनी बनने के लिए अभिशप्त हो चुकी हूँ। दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल से जब कई जांचों के बाद यह कन्फर्म हो गया तो माँ पापा एकदम टूट गए। माँ कहती कि इसके बाद तो घर में हर तरफ खुशियाँ नहीं, एक घुटन भरा चिड़चिड़ा माहौल पैर पसार चुका था। मेरे इलाज के लिए दोनों इसके बाद भी हाथ पैर मारते रहे। कभी होम्योपैथी आयुर्वेदिक तो कभी यूनानी, कभी एलोपैथी से लेकर झाड़ फूंक, पूजा पाठ, मंदिर, तीर्थ, जहाँ भी आशा की किरण नजर आई वहाँ गए। जो कहा गया किया, मगर ग्रोथ के मामले में मैं कच्छप गति को शर्मिंदा करती ही रही। निराश हो माँ ने अगले बच्चे के लिए अपना आग्रह बढ़ाया, लेकिन पापा किसी डॉक्टर की इस आशंका से भयभीत हो उठे थे कि जीन्स में कुछ गड़बड़ी है, जिससे यह संभावना पूरी की पूरी है कि अगली संतान भी ऐसी ही कुछ समस्या के साथ पैदा हो। मंगोल चाइल्ड की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तब माँ पापा के अगला कोई बच्चा न पैदा करने के अंतिम निर्णय को मान गई। मगर अब दोनों मेरे भविष्य में अपने बुढ़ापे की लाठी की चिंता में भी घूमने लगे। मेरे जन्म के समय जो खुशियाँ बरस रही थी, उसमें 6-7 माह के अंदर जो ग्रहण लगा था, वह ग्रहण धीरे धीरे गहराता गया। जब 6 वर्ष की उम्र में स्कूल में मेरा एडमिशन कराया गया, तब तक घर की सारी खुशियाँ समाप्त हो चुकी थी। परिवार घिसटती हुई जिंदगी जीने लगा था। मैं इन चीज़ों के लिए इतनी समझदार नहीं थी। सो हंसती खेलती उछलती कूदती रही, मगर माँ बाप दोनों हंसना बोलना भूल गए थे। किसी रिश्तेदार, दोस्त या कहीं घूमने फिरने जाना बंद हो गया था। घर में कोई आता तो कोशिश होती कि मैं किसी के सामने न पड़ूं, क्योंकि लोगों के तरह तरह के प्रश्नों से माँ बाप खींच उठते थे। अंततः लोगों ने भी आना बंद कर दिया। अब घूमने फिरने के नाम पर यही होता था कि स्कूटर पर किसी पार्क या किसी बाजार वगैरह आधे 1 घंटे में यूं ही घूम घाम कर चले आते, कुछ खा पी कर या कोई खिलौना सिलौना लेकर। पापा का चिड़चिड़ापन उनका स्थायी स्वभाव बन चुका था। मैं उनके साथ खेलना कूदना चाहती तो वह अब मुझे किसी न किसी बहाने दूसरे कमरे में भेज देते, मगर माँ मेरा साथ देती थी। बड़ी होने पर जल्दी ही मेरी समझ में आ गया कि माँ भी सिर्फ साथ ही देती थी। अंदर ही अंदर उनका भी मन टूटता दरकता रहता था। स्कूल में बच्चे मुझे मेरे कद को लेकर चिढ़ाते थे। एक बार तो एक बच्चे ने जब मुझे मेरा नाम तनु बुलाने के बजाय गोली कहना शुरू किया तो मैं रो पड़ी थी। उससे झगड़ा किया तो लंबा होने का फ़ायदा उठाकर उसने मुझे पीट भी दिया।
पापा को शाम को पता चला कि मुझे गोली कहकर चिढ़ाया गया और पिटाई भी हुई, तो वह अगले दिन स्कूल में पहुँचे और उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। किसी तरह प्रिंसिपल और उस बच्चे के पेरेंट्स ने बात संभाली। इस तरह की घटनाएं अब मेरे जीवन की हिस्सा बनती जा रही थी। पापा कहीं ना कहीं झगड़ा करें, पापा कहीं झगड़ा ना करें, इसका रास्ता माँ ने यह निकाला कि मैं पापा से यह बातें बताऊं ही ना। धीरे धीरे माँ अपने मकसद में कामयाब रही। मैं भी माँ की बात समझ गई और ऐसा कुछ होने पर माँ को ही बताती और उन्हीं के आंचल में मुँह छिपा कर रो लेती। कई बार माँ समझाती तो कभी मुझे सीने से चिपका कर खुद ही फफक कर रो पड़ती थी। माँ की घटनाएं यहीं तक नहीं थी। तनाव बर्दाश्त न कर पाने के चलते पापा ने शराब को अपना लिया। पहले कभी कभी, फिर रोज पीना उनकी आदत बन गई। जब मैं जान समझ पाई कि वह शराब जैसी कोई चीज़ पीते हैं, तब तक मैं 11-12 बरस की हो चुकी थी। माँ जहाँ मेरे बौनेपन दूसरा कोई बच्चा न पैदा करने के पापा के निर्णय से परेशान और हमेशा दुखी रहती थी, वहीं पापा के दुखों के कारण में उनके साथ साथ माँ की सुंदरता अब भी बरकरार थी और अभी भी बराबर बनी रही, अंतिम सांस तक बनी रही। साथ में मैं तो नत्थी थी ही। उन्हें लगा कि माँ का रंग रूप मुझे जन्म देने के बाद और भी निखर आया है। लोग उन्हें और भी ज़्यादा देखते हैं। उन्हें सारे मकान मालिक चरित्रहीन नजर आते। मेरे 8 साल का होने तक उन्होंने 6 मकान बदल डाले थे। उन्हें बराबर यह भय सताए रहता था कि कहीं उनकी पत्नी को कोई नुकसान न पहुंचा दे। वह तो ऑफिस में रहते हैं, मकान मालिक कहीं अकेले पाकर उनकी पत्नी पर हमला न कर दे। उन्हें मकान मालिकों और उनके परिवार के सारे पुरुष सदस्य, यहाँ तक कि किशोर वय लड़कों तक की आंखों में अपनी पत्नी के लिए वासना ही नजर आती थी। अंततः अपनी इस समस्या को दूर करने का रास्ता उन्होंने LDA का एक MIG मकान लेकर निकाल लिया। इसके लिए बैंक से कर्ज वगैरह से लेकर जहाँ से जैसे बन सका हर तरह से जुगाड़ किया, मगर शक की उनकी यह बीमारी, उनका यह वहम अपने मकान में भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। पड़ोसी वगैरह कहीं किसी से उन्होंने कोई संबंध नहीं रखे। किसी के यहाँ कभी भी, यहाँ तक कि शादी ब्याह या ऐसे किसी भी फंक्शन में भी नहीं जाते या फिर अकेले हो आते। हाँ, उनके चेहरे पर मैं तब कुछ देर को हंसी मुस्कान पाती थी जब मेरा रिजल्ट आता और मैं क्लास में टॉप करती। माँ तो खैर माँ थी। मुझे वह ऐसे अवसर पर दुधमुहे बच्चे की तरह छाती से चिपका लेती थी। वह चाहती थी कि और लोगों की तरह वह भी अपने बच्चे की लोगों से बात करें, उन्हें उसकी पढ़ाई के बारे में बताएं, लोगों से तारीफ सुनें। लेकिन पापा के कारण यह सब संभव नहीं हो पा रहा था। बस घर में ही जितना जश्न हम तीनों मिलकर मना सकते थे मनाते थे। उस दिन खाना पीना पापा किसी बढ़िया होटल से ले आते थे। मेरे लिए अच्छी से अच्छी कई ड्रेस ले आते। हम सबका मन बाहर खुली हवा में और लोगों के साथ खुशी मनाने को तरस जाता। हम उन लोगों में थे जो अपनी सफलता पर खुद ही ताली बजाते शाबाशी देते, अपने हाथ अपनी पीठ ठोंकते और खा पी कर सो जाते। जब मैंने यूपी, जो कि सबसे टफ बोर्ड माना जाता है, कि हाई स्कूल एग्ज़ाम में अपने स्कूल में टॉप किया, तो स्कूल में तो खैर हर बार की तरह मेरा सम्मान किया ही गया, क्योंकि मैं हर क्लास में फर्स्ट आती थी। घर पर भी उस दिन अपने होश संभालने के बाद पहली बार पापा को खुशी के मारे खिलखिलाते देखा। मैं 16 बरस पार कर चुकी थी, लेकिन मारे खुशी के पापा उस दिन इतने भाव विह्वल हो उठे थे कि मुझे छोटे बच्चे की तरह उठा लिया, मेरा माथा चूम लिया। जैसे पिता अपने 1.5 साल के बच्चे को गोद में चेहरे तक उठाए एक ही जगह खड़े खड़े घूम जाता है, वैसे ही वह भी घूम गए थे। और देखा जाए तो मैं किसी 5-6 साल के बच्चे से ज़्यादा बड़ी थी ही कहाँ। तब मेरी हाइट कुल 40 इंच ही तो थी, मात्र 3 फीट 4 इंच। हाँ, भरपूर खाने पीने के चलते वजन जरूर कुछ ज़्यादा था, शरीर के उभार जरूर रफ्तार में थे, कच्चप चाल से नहीं।
स्तनों ने अच्छा खासा भरा पूरा आकार ले लिया था। पापा ने जोश में उठा तो लिया था मुझे, दोनों हाथों से पकड़कर चेहरे तक, लेकिन एक चक्कर लगाकर ही उतार दिया नीचे। 3-4 सेकंड से ज़्यादा संभाल ना सके मुझे। उस दिन पापा शाम को मुझे माँ को लेकर साल भर पहले ही किस्तों पर ली गई अल्टो कार में घुमाने ले गए। महानगर के एक नामचीन चाइनीज़ रेस्तरां में डिनर किया। मेरे लिए कई सारी ड्रेस, कई स्टोरी बुक खरीदी और देर तक शहर में इधर उधर गाड़ी ड्राइव करते रात करीब 11 बजे घर लौटे। अब तक मैं थक चुकी थी, इसलिए मुंह हाथ धोकर चेंज कर अपने कमरे में सोने चली गई। जो सामान हम ले आए थे वह ड्राइंग रूम में सोफे और टेबल पर ही पड़ा था। बेड पर लेटते ही मुझे नींद आ गई। अभी 2-2.5 घंटे ही बीते होंगे कि मुझे नींद में ही लगा कि जैसे माँ करा रही है। उनकी तकलीफ भरी आवाज़ें मेरी नींद तोड़ने लगी। मैं कुनमुना कर करवट ले लेती, लगता जैसे सपना देख रही हूँ, मगर यह एक ऐसा सपना था जिसमें सिर्फ आवाज़ थी, कोई दृश्य नहीं था। कानों में पड़ती उनकी तकलीफ भरी आवाज़ों ने आखिर मेरी नींद पूरी तरह तोड़ दी। मैं उठ बैठी बेड पर। आवाज़ अब भी आ रही थी। मैं अब घबरा गई, पसीनी पसीनी हो गई। आवाज़ माँ पापा के कमरे से आ रही थी, सो लॉबी क्रॉस कर मैं वहाँ गई। माँ की कराने की आवाज़ और गाढ़ी हो रही थी। मैं अजीब सी आशंका से घबराती खिड़की तक पहुँची कि देखूँ क्या बात है, मगर उसकी ऊंचाई ज़्यादा थी, सो मैंने दरवाजे की झिरी से अंदर देखा और फिर शर्म से पानी पानी हो गई। पापा की हरकतों को देखकर गुस्सा आया कि उन्हें माँ को ऐसी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। अंदर से आती शराब की बदबू से मुझे उबकाई आने लगी थी। इस बदबू का मैं पहले ही न जाने कितनी बार सामना कर चुकी थी। मैं जैसे गई थी फिर वैसे ही आकर अपने बिस्तर पर लेट गई। अगला दिन छुट्टी का था। पापा को देखते ही मेरे मन में उनको लेकर अजीब सी नफरत उमड़ पड़ी। माँ की सूजी हुई आंखें, एक तरफ कुछ ज़्यादा ही सूजे होंठ और रात का दृश्य क्षण भर में मेरे सामने खड़ा कर देते। माँ पर मुझे बड़ी दया आ रही थी। उनकी आए दिन की ऐसी चोटों का मर्म मैं उसी दिन समझ पाई थी। उसी दिन स्त्री पुरुष के उन अंतरंग क्षणों को मैं जान पाई थी, जिसकी तब तक उथली सी ही जानकारी थी, जो सहेलियों और माँ द्वारा अपनी बेटी को जागरूक करने के दृष्टि से दी गई जानकारियों तक ही सीमित थी। उस एक घटना ने ही मुझे कुछ ही घंटों में एकदम से कई साल बड़ा कर बिल्कुल युवा बना दिया था। वक्त के साथ पापा की बढ़ती शराब, चिड़चिड़ेपन और माँ के साथ अब आए दिन बेवजह ही उनकी गाली गलौज मुझे बहुत तकलीफ देती। मेरा मन करता कि सारी तकलीफ़ों की जड़ मैं हूँ, तो आखिर मैं मर ही क्यों नहीं जाती। कई बार मन में आत्महत्या करने की भी बात आती, मगर माँ का ममता से लबालब भरा चेहरा कदम उठने ही ना देता। मेरे लिए उनकी चिंता और साथ ही उनका हमेशा यह प्रदर्शन करना कि मुझसे उन्हें कोई तकलीफ चिंता नहीं है। एकांत मिलते ही उनकी आंसुओं से भरी आंखें, वह सब देखकर मैं अकेले में रोती थी। माँ की तकलीफ़ों का अंदाज़ा सही मायनों में मैं अब कर पा रही हूँ कि अपने माँ बाप, भाई बहन, सास ससुर आदि सभी के होते हुए भी निपट अकेला होना माँ के लिए कितना यंत्रणापूर्ण रहा होगा, कितना यंत्रणापूर्ण रहा होगा। किस तरह वह पल पर रोती थी जबकि कारण कुछ भी नहीं था। मैं माँ की दर्द पीड़ा से भरी आंखें, चेहरा, अंतिम सांस तक भी कैसे भूल सकती। एक बार पापा ने मुझे किसी बात पर डांटते हुए अपने गले का पत्थर कह दिया था। नशे के कारण और भी कई भद्दी बातें कह दी थी। तब मैं बीएससी फाइनल ईयर में थी। उस दिन पापा से माँ ने कड़ा प्रतिवाद किया था। बदले में मार खाई थी और जब मैं बीच में आई तो पापा ने धकेल दिया मुझे। मैं किसी छोटे बच्चे की तरह लड़खड़ाते हुए दूर दरवाजे से टकरा कर गिरी थी। दरवाजे की कुंडी सीधे नाक से टकराई और मेरा चेहरा और सामने के कपड़े खून से लाल होने लगे थे। चोट कुछ ज़्यादा ही थी तो मैं तुरंत उठ ना पाई। माँ दौड़कर आई थी।
माँ दौड़ कर आई थी, मुझे उठाकर अपनी बाहों में भर लिया था। माँ के कपड़े भी लाल होने लगे थे। तब माँ ने घबराकर पापा से तुरंत डॉक्टर के पास चलने की प्रार्थना की, लेकिन पापा निस्तब्ध चुपचाप खड़े रहे। तो वह एकदम गिड़गिड़ा उठी, पर वह फिर भी खड़े रहे। तब माँ बिफर पड़ी कि ठीक है, खड़े रहो तुम यहीं, मैं अकेले ही लेकर जाऊंगी अपनी बच्ची को। मैं 21 साल की हो गई थी, लेकिन माँ की नज़र में तब भी बच्ची ही थी। माँ की करुणा, प्यार और पापा का वैसे ही उन्हें घूरते हुए देखना मुझ में न जाने पलक झपकते कैसी आग भर गया कि मैं माँ से अलग होती हुई गुस्से से करीब करीब चीखती हुई बोली, माँ मुझे नहीं जाना कहीं। रोज़ रोज़ मरने से अच्छा है कि आज ही मर जाऊँ, जिससे पापा तुम्हारी तकलीफ़ें दूर हो जाए, तुम दोनों को लोगों के सामने अपमानित ना होना पड़े। मैं भी अब और अपमानित जीवन नहीं जीना चाहती। मैं झटके से उठी और दौड़ती हुई अपने कमरे में बेड पर लेट कर रोने लगी। मेरे पीछे माँ भी सुन सुन बेटा कहती दौड़ी आई। मुझे फिर बाहों में भर कर रोती हुई बोली थी, ऐसा मत कर बेटा, तेरे बिना मैं नहीं जी पाऊंगी, चल बेटा डॉक्टर के पास चलते हैं। मगर मैंने न जाने की जिद कर ली और रोती रही। मैं तब आश्चर्य में पड़ गई और माँ भी, जब पापा भी आकर मुझे उठाने लगे। मैं न मानी तो वह भी हम दोनों को पकड़कर रोने लगे। मैंने पहली एवं आखिरी बार उन्हें इस प्रकार भावुक और रोते हुए पाया था। वह भी बार बार डॉक्टर के पास चलने को कह रहे थे, माफ़ी मांग रहे थे। उनकी यह बात मुझे और दुखी कर गई कि मेरी तकलीफ़ भी समझा करो तुम लोग। मैं तब भी किसी सूरत में ना गई तो वह एक डॉक्टर को लेकर आए, मेरी मरहम पट्टी कराई, फिर रात का खाना भी होटल से ले आए। अपने हाथों से हम दोनों के लिए खाना निकाल कर मेरे कमरे में ले आए, क्योंकि हम दोनों अपने कमरे से बाहर नहीं आए। माँ ने किचन का रुख ही नहीं किया। उस दिन के बाद मैं अपने जीवन से और भी खींच गई। कॉलेज जाने का मन ना करता। अपनी किसी भी तकलीफ को अब मैंने माँ को भी बताना बंद कर दिया। उन बहुत सी बातों को कहना बंद कर दिया था जिन्हें पहले बताती थी कि कैसे मुझे सहेलियाँ चिढ़ाती। पापा को तो खैर पहले भी नहीं बताती थी, सोचती थी आखिर क्या बताऊँ, मेरी ऐसी कौन सी समस्या है जो वह दोनों नहीं जानते। बीएससी में पहुंचने के बाद बीमारियों के चलते मुझे रोज़ रोज़ छोड़ने जाना जब पापा अम्मा को दोनों के लिए मुश्किल हो गया था, तो आखिर मेरे लिए एक रिक्शा लगा दिया गया। वह मुझे कॉलेज से लेकर मैं जहाँ जहाँ जाती ले जाता। फिर मेरा जाना आना था भी कितना। कभी कभी आकाशवाणी या फिर शौकिया पेंटिंग सीखने के लिए अपनी सहेली निशा के घर, जिसकी माँ जो आगे मेरे लिए चित्रा आंटी बनी, तब तक बतौर पेंटर अपना स्थान बनाने के लिए संघर्षरत थी। मुंबई के सबसे नामचीन कॉलेज से उन्होंने डिग्री ली थी, घर पर ही सिखाती भी थी। उनकी पेंटिंग ठीक ठाक बिकती भी थी। मगर इन सब जगहों पर मैंने कई बार जो तकलीफ़ें, जो अपमान, ताना झेला, पापा से मार खाने के बाद उनको भी कभी नहीं बताया। यह सब मेरी शारीरिक स्थिति का ही तो तकाजा था कि 21 की उम्र में पापा ने मारा और हर जगह अपमानित होती रही। मैं समझती हूँ कि यदि मैं भी सामान्य लड़कियों की तरह लंबी चौड़ी होती तो शायद उस दिन पापा से मार ना खाती और माँ को भी बचा लेती। और बाद में मेरे साथ जो बार बार हुआ वह भी ना होता। धन्यवाद मित्रों, शेष अगले बार।